आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार ब्रिटिशों ने अपने सत्ता का विस्तार औरंगजेब के बाद करना प्रारंभ कर दिया। इसके पहले जितने भी शासक थे, औरंगजेब हो या हुमायूं या जहांगीर हो, इनके शासन काल में देखिएगा अंग्रेजों को उतना विकसित नहीं हुआ जितना कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में हुआ है। उसी प्रकार मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। उसमें से कुछ राज्य जैसे बंगाल, 1713 मुर्शिद कुली खां ने इसकी स्थापना किया। बुंदेलखंड की स्थापना 1717 में वीर दाऊद तथा मोहम्मद अली खां के द्वारा किया गया। हैदराबाद की स्थापना 1724 में चिंकिलिज खां के द्वारा किया गया। उसी प्रकार आवध की स्थापना 1739 में सादत खां के द्वारा किया गया। मैसूर की स्थापना 1761 में हैदर अली के द्वारा किया गया। हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। मैसूर, जिसको आज हम लोग कर्नाटक के नाम से जानते हैं। बंगाल की स्थापना किस प्रकार हुआ, बंगाल किस प्रकार अंग्रेजों के कब्जा में चलता चला गया, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अंग्रेजों ने 1613 से बंगाल में व्यापार का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। 1616 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई और यह अनुमति देने वाला शासक था शाह शुजा के द्वारा। 1651 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह शुजा ने के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सोरा, नील, रेशम तथा चीनी व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। आप देखिएगा कि इधर से जितना भी शासक बना सब के सब अंग्रेजों के हित के लिए ही बना, कोई भी अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सका। बंगाल का प्रथम शासक मुर्शिद कुली खां था, जिनका कार्यकाल 1717 से 1727 था। मुर्शिद कुली खां एक ब्राह्मण परिवार से था तथा इन्होंने अर्थव्यवस्था की अच्छी जानकार थे और राजस्व विभाग के अच्छे जानकार थे। इसलिए इनको आगे चल के देखिए मुगल शासकों ने इनको अपनी सेना में दीवान के पद पर रखा था। मुर्शिद कुली खां, इनका कार्यकाल 1727 है। मुर्शिद कुली खां एक ब्राह्मण परिवार से था। मुर्शिद कुली खां भू राजस्व का विशेषज्ञ था। उनके कार्य प्रणाली से औरंगजेब प्रभावित हुआ और मुर्शिद कुली खां को बंगाल का राजस्व संबंधित दीवान नियुक्त कर दिया। इन्होंने अपनी कार्यस्थल को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। यानी मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी यानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया है। राजधानी, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित किया ढाका से लाकर। इन्होंने इजरायली प्रथा इनका ही देन है। मुर्शिद कुली खां भी एक स्वतंत्र तो था, किंतु मुगल सम्राट को निरंतर रूप से कर भेजा करता था। उसके बाद मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का शासक बना। मुर्शिद कुली खां का यह दामाद लगता था। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 इनका कार्यकाल हुआ। यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था। 1733 में बंगाल राज्य में बिहार का विलय कर दिया। कौन? शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया। वर्ष 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अगला शासक सरफराज खां 1739 से 1740 में बनता है। इनका कार्यकाल 1739 से 1740 होता है। शुजाउद्दीन तथा अलवर्दी खां के साथ इनका विवाद हो गया। यानी शुजाउद्दीन और अलवर्दी खां के साथ में इनका विवाद हो गया कुछ राजस्व के बंटवारे को लेकर। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। अलवर्दी खां ने सरफराज को हराया तथा बंगाल का नवाब बन गया। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में अलवर्दी खां ने सरफराज को हराया और बंगाल का नायब शासक बन गया। सरफराज खां के हारते ही अगला शासक कौन बन गया? अलवर्दी खां, जिनका कार्यकाल 1740 से 56 था।
इनके द्वारा स्थापित वंश अफसार वंश के नाम से जाना जाता है। अलवर्दी ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए कर देकर बंगाल के नवाब के पद को स्वतंत्र एवं वैधानिक बना दिया। यानी 2 करोड़ रुपए मोहम्मद शाह रंगीला को भेजकर या बंगाल के नियंत्रण को अपने अधीन ले लिया। कोई भी फैसला, कोई भी कार्य यह अपने मन, अपने स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते थे। मुगल बादशाह को नजराना देने वाला अलवर्दी खां आखिरी नवाब था। यानी मुगल बादशाह को जो कर देने वाला शासक था यह अलवर्दी खां अंतिम शासक था। इनके बाद जितने भी शासक आएंगे कोई भी कर या नजराना मुगल शासक को नहीं देंगे। इसने अपने शासन काल में यूरोपीय कंपनियों को अपनी बस्तियों को किलाबंदी नहीं करने दिया तथा यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया। अलवर्दी खां के अनुसार कहा गया था कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी की भांति है, यदि हम इसको छेड़ दें यह हमको छोड़ेगा नहीं, अन्यथा इसको हम कुछ ना करें वह अपना काम में व्यस्त रहेगा। अलवर्दी खां ही एक बंगाल का शासक था जिन्होंने अंग्रेजों की तुलना एक मधुमक्खियों से किए थे। अलवर्दी खां की केवल 3 पुत्रियां थीं। इनका कोई भी संतान नहीं था, इसलिए इन्होंने सर्वप्रथम सिराजुद्दौला यानी अपनी छोटी बेटी अमीना बेगम के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अमीना बेगम का विवाह पटना के नवाब अजीम जैनुलब्दीन के साथ में हुआ है। सिराजुद्दौला सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम का पुत्र था। सिराजुद्दौला को ही अलवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अमीना बेगम का विवाह पटना का नवाब अजीम जैनुलब्दीन के साथ में हुआ। इनका अलवर्दी खां का प्रथम पुत्री घसीटी बेगम का विवाह ढाका में हुआ, जो निसंतान थी, उनका कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं था। द्वितीय पुत्री का विवाह मुनीर बेगम का यानी पूर्णिया के नवाब के साथ में हुआ, जिनका एक पुत्र शौकतगंज था। हुआ यूं कि इन्होंने अलवर्दी खां ने अपनी सारी वसीयत जो है सिराजुद्दौला का अधीन करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके कारण इनके द्वितीय पुत्री जो थे मुनीरा बेगम के पुत्र को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ और आगे चल के शौकतगंज के द्वारा सिराजुद्दौला की जीत होती है और शौकतगंज की हार होती है। सिराजुद्दौला के सत्ता को इसका मुशर्रफ भाई यानी शौकतगंज ने चुनौती दिया। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकतजंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला 1756 से 57, सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756 से 57 है। यह सिर्फ 1 साल तक ही अपने पद पर बन सके। आगे चल के देखिएगा कि इनका सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में प्लासी का युद्ध होता है जो 1757 में। यही 1757 युद्ध के बाद अंग्रेजों के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। यानी इस युद्ध के बाद इनको स्थिरता प्राप्त हो जाता है। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इनके बाद बंगाल के सभी नवाब कठपुतली के भांति व्यवहार करते थे, यानी अंग्रेजों के इशारे पे नाचते थे। सिराजुद्दौला का नवाब पद ग्रहण के पश्चात अंग्रेजों व्यापारिक अनुमति नहीं प्राप्त किया तथा नहीं नजराना पेश किया। यानी सिराजुद्दौला के नवाब यहाँ बन जाने के बाद भी अंग्रेजों ने इनको कोई भी कर भी नहीं दिया और नहीं नजराना पेश किया, जिसके उपलक्ष्य में सिराजुद्दौला को तकलीफ महसूस हुआ और इन्होंने अंग्रेज के बीच में टकराव उत्पन्न हुआ। सरासरी बात यह थी कि सिराजुद्दौला को कभी भी अंग्रेजों ने शासक समझा ही नहीं था, जिसके कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच टकराव प्रारंभ हो गया। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के समय सारी कंपनियां किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो। सप्तवर्षीय युद्ध जो है कर्नाटक के तृतीय युद्ध में भारत से बाहर सभी कंपनियों ने
अपनी किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में सिराजुद्दौला की यह खबर मिलता है। तो उनके द्वारा उनके सेना को भेजा जाता है कि आप किलाबंदी मत करिए, किंतु फ्रांसीसियों ने किलाबंदी करना छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपने फैसले पर डटे रहे, जिसके कारण आगे चल के पढ़िएगा, वहां के जितने भी सेना थे अंग्रेजों के, सबको एक काल कोठरी यानी 8x4 का कमरा हुआ 143 व्यक्ति को उसी में ठूस दिया, जिसमें से मात्र कुछ ही आदमी जीवित बच सके। उसमें से एक होलवेल नामक व्यक्ति है, जिन्होंने इस घटना के बारे में सबको बताया, जिस घटना को हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। सिराजुद्दौला का मना करने के बावजूद अंग्रेजों ने उनकी बात की अवहेलना की। अंग्रेजों ने किलाबंदी जारी रखा। 4 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला किया तथा अंग्रेजों को पराजित कर दिया। 20 जून 1756 में एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई। जीवित बचे होलवेल ने इस घटना की पूरी जानकारी दी। इसे ही हम लोग ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। यह पिछली एग्जाम में 2-4 बार निरंतर रूप से पूछा गया कि ब्लैक होल की घटना कब हुई, तो 20 जून 1756 में किसने किया, तो नाम है यहाँ ब्लैक होल, तो होलवेल, ब्लैक होल, होलवेल। फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में एक अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को, 1757 में। और इस संधि में अंग्रेजों ने बहुत सारा चीज सिराजुद्दौला से मांग लिया, और सिराजुद्दौला भी डर मानिए या फिर भय मानिए, इसके उद्देश्य से इनको देना पड़ा, क्योंकि इनका दुश्मन मराठा भी थे, इनका दुश्मन अंग्रेज भी थे। इनको डर था कि ये दोनों मिलकर हम पर आक्रमण न कर दें, इसलिए उन्होंने शांति स्वरूप से इन्होंने अलीनगर की संधि कर ली। जो अलीनगर की संधि जो हुआ 9 फरवरी 1757 में, 1757 में। अलीनगर की मुख्य शर्तें: अंग्रेजों को बंगाल में किलाबंदी का अधिकार मिल गया, कोलकाता से अंग्रेज सिक्के ढाल सकते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पूर्व की भांति कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। इस चीजों को देखते हुए सिराजुद्दौला को बड़ा तकलीफ, गुस्सा आया कि हमने अंग्रेजों की हर शर्त को मान लिया है, लेकिन जब तक सिराजुद्दौला, यह भी अंग्रेज का मनसूबा क्या है, वह किस प्रकार शासन करना चाहता है, यह सिराजुद्दौला को भनक लग चुका था, जिसके उपलक्ष्य में इन संधियों का इन्होंने विच्छेद किया यानी तोड़ दिया। और आगे चल के अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत और सिराजुद्दौला की हार हुई। के.एम. पनिक्कर के अनुसार प्लासी का युद्ध, यह प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि यह एक व्यापार का युद्ध था और विश्वासघात का युद्ध था। इसमें नवाबियत के पद का करे और विक्रय किया गया, यानी सिंहासन के पद का करे और विक्रय किया गया। इनका ही साथी यानी मीर जाफर, राय दुर्लभ या अमीन चंद ने मिलकर इनके साथ विश्वासघात किया। यह पहले से ही अंग्रेज सेना से मिले हुए थे। जब अपना ही घर में फूट मिल जाए तो समझवे करते हैं, ऊंट पर भी बैठल रहिएगा कुत्ता काट लेगा, वही हाल हुआ है इनका। इनका ही साथी इनका विरोध हो गए। इनको तब जाकर पता चला जब ये युद्ध भूमि में युद्ध लड़ रहे थे, तभी इनका साथ देने वाला एकमात्र व्यक्ति मीर मदान और गोपाल था, जो युद्ध भूमि में मारा गया। जब तक इनको पता चला तो सिराजुद्दौला भागकर छुपने के लिए चले गए, फिर जाकर मीर जाफर के पुत्र के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। यही के.एम. पनिक्कर बोलते हैं प्लासी का यह युद्ध नहीं था बल्कि यह एक व्यापार का युद्ध था। यानी व्यापार किसका? अंग्रेजों का। और विश्वासघात था मीर जाफर, राय दुर्लभ, इस सब का विश्वासघात था। सिराजुद्दौला के विरोधी एवं षड्यंत्रकारी लोग, सिराजुद्दौला के विरोधी एवं षड्यंत्रकारी लोग, मीर जाफर जो इनका खुद का सेनापति था, इन्होंने भी इनके साथ में छल किया।
राय दुर्लभ नायक था, सेना नायक। आमीन चंद्र कोलकाता का प्रभारी था। जगत सेठ कोलकाता का अमीर। खादिम खान सेना का प्रभारी था। अमीन चंद के अनुसार इनका अंग्रेज से बात नहीं बन पाया। इनका कहना था कि सिराजुद्दौला जितनी भी संपत्ति है उसमें 50% अकेले हम लेंगे, 30 से 50%। तो भाई अगर जो 50% यही ले लेगा तो ये लोग क्या करेंगे, जिसके उपलक्ष्य में फिर ये 4-5 गुट बना के अमीन चंद्र को पहले ही मार दिए, युद्ध भूमि में युद्ध प्रारंभ होने से पहले। क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना मुर्शिदाबाद पहुंच गई। उस युद्ध का स्थल नदिया जिले यानी बंगाल की सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी मैदान में हुआ। इस युद्ध में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार दो सेनापति राय दुर्लभ और मीर जाफर अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ निष्क्रिय थे, यानी अपनी अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर युद्ध नहीं लड़ रहे थे। जबकि स्वामी भक्त यानी सिराजुद्दौला का भक्त सेनापति मीर मदान और मोहन लाल युद्ध मैदान में शहीद हो गए। सिराजुद्दौला जब तक षड्यंत्र को समझ पाते हैं, युद्ध पूरी तरह अंग्रेज की ओर चल बसे। युद्ध के मैदान से छोड़कर भाग गया। कौन? सिराजुद्दौला। मीर जाफर के पुत्र मीरान के द्वारा मोहम्मद बेग नामक सैनिक से सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। यानी सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाने के बाद इनका ही सेनापति मीर जाफर को अगला शासक नियुक्त कर दिया अंग्रेज। इसके बाद में जितने भी शासक बनते सब के सब अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली शासक थे। कोई भी खुद का फैसला स्वतंत्रता पूर्वक नहीं ले सकते थे।